अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है भी? फ़हद रियाज़ और मोहम्मद अब्दुल्ला जवेद। फ़हद रियाज़ और मोहम्मद अब्दुल्ला जवेद। हाँ जी बेटा, किसको मेरी आवाज़ आ रही है? शाबाश। यस सर। तो अब्दुल्ला जवेद बेटा, आज आपने बाकी लोगों को अटेंडिव बनाना है, सबको जो भी ज्वाइन करेंगे। शाबाश। ओके सर। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। और इस दुआ के साथ स्टार्ट करें जो हमेशा हम करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को, इस प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को इस मूज़ी वबा और मर्ज़ से महफूज़ रखें। अगर कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं, अल्लाह ताला उन्हें से तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अच्छा प्यारे बच्चों, आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एज अ स्टूडेंट ऑफ ओएम और ले मैन के लिए भी हम एक फ्रीक्वेंटली टर्म यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ एनी रिसोर्स। वो कोई भी रिसोर्स हो सकता है। इट कुड बी अ ह्यूमन रिसोर्स, इट कुड बी अ मशीन। तो मुझे आपने बताना है, आपने जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि व्हाट कुड बी अ कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनी रिसोर्स। ये क्या चीज़ होती है? हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं लेमैन की लैंग्वेज में। यार आपकी इस मशीन की कैपेसिटी ये है, इस बिल्डिंग की कैपेसिटी ये है, इस गाड़ी की कैपेसिटी ये है, इस रूम की कैपेसिटी ये है। वी फ्रीक्वेंटली यूज सच काइंड ऑफ टर्म्स इन अ रियल लाइफ, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। तो जब आप ये वर्ड सुनते हैं कैपेसिटी, तो जहन में क्या आता है आपके? व्हाट कुड बी द एप्लीकेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कैपेसिटी? सर हाँ जी बच्चों, प्रोडक्शन की ठीक है जी। एक प्रोडक्शन की कैपेसिटी है बाय मोहम्मद। हाँ जी बेटा, कंप्लीट नाम क्या है आपका? मोहम्मद एहसन, मोहम्मद एहसन। मोहम्मद। ठीक है जी, मोहम्मद एहसन ने आंसर किया। प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है, राइट आंसर है। बच्चों, एनी अदर आंसर? कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी रिसोर्स? एज एन इंडिविजुअल, ऑल ऑफ अस वी हैव अ सम सॉर्ट ऑफ अ कैपेसिटी। वो स्टडी कैपेसिटी हो सकती है, वो प्ले की कैपेसिटी हो सकती है, वो किसी गेम का स्टेमिना आपका हो सकता है। एज ए इंडिविजुअल हम यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ वेरिएशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तमाम घर के लोग जितने भी रहते हैं, हम सबकी कैपेसिटी है, उस पर वेरिएशन आती है, जिससे नेचुरल फिनोमिना। तो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन मैं ना ऑफ एंड ऑन ये मैसेज रिसीव करता हूँ, बैड नेटवर्क क्वालिटी। तो हो सकता है डिस्टोर्शन आए, अब ये मैसेज नहीं आए। तो जब भी आए तो मुझे आप बता दिया करें, तो मैं उसको ना रिपीट कर दूँगा।
हाँ जी, शाहजहाँ और मोहम्मद उसामा, शफक भी है, नाइला अब्दुस्तार भी है, कुबैब है, तो अनुषा है, मतलब फाहद रियाज है। तो बच्चे मैंने बड़ा सिंपल सी चीज़ पूछी है कि व्हाट इज़ अ कैपेसिटी। तो जो आपके जहन में परसेप्शन है अबाउट कैपेसिटी मेरे साथ शेयर करें। शाबाश। हाँ जी डियर स्टूडेंट, आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई। हाँ जी मिस शफक बेटा। एम उसामा शाहजहां, क्या आप परसीव करते हैं व्हाट कुड बी explanation or possible definition of this term capacity? मोहम्मद अब्दुल्ला जवेद बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब्दुल्ला जवेद? यस सर। ठीक है, मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ। दूसरी तरफ से खामोशी अभी, क्या रीज़न क्या है? बट अफेक्टिव और कम्युनिकेशन वही होगी जो दोनों तरफ से हो। आप भी अपनी इनपुट दें, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। टीचर यही करता है। सर कैपेसिटी ये होती है मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट दैट समथिंग कंटेन्स, जैसे कि एक जग में कितने ग्लास पानी आ सकता है, वो उसकी उतनी कैपेसिटी है। वेल डन आइला बेटा, मैं वेल डन, एक्सीलेंट। आपने राइट एग्जांपल दी है टू एक्सप्लेन द कैपेसिटी। ठीक है जी। हाँ जी मैं समय इस तरह भी हो सकता है, to store a maximum quantity or amount at a one place. ठीक है जी। एनी अदर जी, और कोई आपके जहन में कैपेसिटी क्या चीज़ है? हाँ जी बच्चों, ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही पूछा। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, मैं पहले खुद उसे एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपसे इनपुट लेता हूँ। ये ऐसे टर्म्स जो रियल लाइफ में फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हैं ऑन डेली बेसिस भाई। जितने भी लोग हमारे क्लास के अंदर भी जिनका अपना फैमिली बिजनेस है वो भी कहते हैं, और एज एन इंडिविजुअल भी हम कहते हैं यार ये मेरी बियॉन्ड माई कैपेसिटी है। सो दिस इज़ माई कैपेसिटी, दिस इज़ माई लेवल ऑफ माई कैपेसिटी। और टीचर कहता है, पेरेंट्स कहते हैं, आपका बॉस कहेगा यार यू शुड परफॉर्म अप टू योर कैपेसिटी, योर कैपेसिटी इज मच हायर देन योर करंट आउटपुट। तो ये फ्रीक्वेंटली हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या चीज़ है जी? अभी नाइला ने आंसर किया, उसामा ने बात की है। हाँ जी मिस शवाग बेटा, क्या चीज़ होती है? हम बात डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाट इज़ अ कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग। So capacity is the ability to hold something.
ठीक है जी, खुबैब ने टू होल्ड समथिंग, ठीक है जी। The capacity is the ability to hold something said by खुबैब, ठीक है बेटा। Any other? अच्छा बच्चों, ये क्या चीज़ होती है जी? मैंने इसलिए आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइस ब्रेकर, क्या हम फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज़ करते हैं एज अ मैनेजर, वी शुड अवेयर द कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह आप फ्यूचर मैनेजर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और जिनका फैमिली बिजनेस है आप उससे भी कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन जिनका फैमिली बिजनेस है वो ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं कि व्हाट डज मीन कैपेसिटी, कि हमारी कैपेसिटी है डिफरेंट सॉर्ट, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑल ऑफ देम आल्सो नोन एज हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी इन शॉर्ट टर्म, जो कैपेसिटी की वेरी इजी डेफिनेशन इज द मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी रिसोर्स इज नोन एज इट्स कैपेसिटी। तो बच्चों मैंने क्या बोला, कौन रिपीट करेगा? जिनके पास कॉपी पेंसिल है तो बुक भी साथ प्लीज़ ओपन कर लिया करें, कॉपी पेंसिल रखा करें। तो हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 7 एस मीन सप्लीमेंट्री चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 एस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कैपेसिटी का भी एक डेफिनेशन बोल ली है, तो मुझे कौन शेयर करेगा मैंने क्या बोला? ताकि मुझे जस्ट फॉर माय सेटिस्फेक्शन जो मैंने बोला आपने वही नोट डाउन किया या सुना है, दोनों सूरतों में। मैं रिपीट करा, द मैक्सिमम लेवल ऑफ अ परफॉर्मेंस, the maximum level of a performance of any object or resource, object or resource, is known as its capacity. तो हाँ जी, आप कौन रिपीट करेगा? वंस अगेन बेटा, मैंने बहुत स्लो पेस के साथ आप लोगों के साथ पॉसिबल सिंपल एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन ऑफ अ कैपेसिटी शेयर की। अगर रिपीट करें, So the maximum level of performance. वन सबसे पहले जी खुद, उसके बाद नाइला। हाँ जी खुद, आपने क्या लिखा बेटा? The maximum level of performance of an resource. ठीक है जी। हाँ जी नाइला, आपने क्या लिखा है? इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहिए। यही द मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और रिसोर्स इज नोन एज कैपेसिटी। ठीक है, वेल डन। अब देखिए, अभी जो आपने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दी वो सारी की सारी राइट है सम एक्सटेंट। अब मैक्सिमम लेवल ऑफ अ परफॉर्मेंस क्या हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का या रिसोर्स का? सपोज में बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, और आप यूसीपी की एग्जांपल ले लेते हैं। क्लासरूम की कैपेसिटी है, यानी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 48 स्टूडेंट है। ठीक है जी। हमारे बिल्डिंग सी के अंदर जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने अरसे का, सो देयर आर टू काइंड ऑफ अ रूम्स। फर्स्ट रूम हैज़ फर्स्ट सेट ऑफ अ रूम हैज़ कैपेसिटी ऑफ 48 स्टूडेंट with the variation of plus minus one student, one seat. The second group has maximum capacity of 96 students. ये दो किस्म के सेट ऑफ रूम्स हैं, एक है 48 स्टूडेंट्स का जो मैंने, और एक है 96 रूम का। मोस्टली 48 है, 96 का जो कॉरिडोर आता है इन बिटवीन आमने सामने जो रूम्स हैं, और 96 वाले लिमिटेड है, मे बी 5-6 में 6 है मैक्सिमम, इतना ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये अभी रूम की कैपेसिटी कि व्हाट डज मीन कैपेसिटी है कि एक रिसोर्स है, तो रूम इज अ नेम ऑफ अ रिसोर्स। तो जब हमारे पास रूम इज अ नेम ऑफ अ रिसोर्स है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी हम कह सकते हैं 48 है। तो हम जब भी स्केड्यूल बनाएंगे या सेक्शन बनाते हैं
तो हम क्या करते हैं एज ए मैनेजर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, वी शुड कीप इन माइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी रूम। तो अगर हम किसी क्लासरूम के 49 स्टूडेंट करेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अकोमोडेट 49 स्टूडेंट। रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ रूम? 48 है। उसके लिए हम बड़ा रूम अरेंज करना पड़ेगा। तो हम सोचेंगे कि इस स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास के अंदर शिफ्ट करें या इसी के अंदर। जब भी हमने अपना इसी तरह एग्ज़ाम के अंदर हम सीटिंग अरेंजमेंट हम करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज है, और इसी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट शिफ्ट्स लगाते हैं। और यूसीपी के अंदर जो शिफ्ट्स हैं फ्रॉम 8 AM टू अप्रोक्सीमेटली 10 PM तक चलती है। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी कैपेसिटी अभी मैंने सिर्फ रूम की कैपेसिटी बात की है। ठीक है जी, अब बात हम करें। इसी तरह हमारे पास और यूसीपी के रिसोर्सेज हैं, और हम कह सकते हैं हमारी कैपेसिटी नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, इन हाउस कितने हैं, आउटसोर्स क्या करेंगे। सपोज अगर मैं अपने, मुझे फिर बच्चों ये मैसेज आ रहा है, अब ये डिसअपीयर हो गया, बैड नेटवर्क क्वालिटी का। तो जब डिस्टॉर्शन आया तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो अब आफ्टर रूम कैपेसिटी हम बात करते हैं नेक्स्ट रिसोर्स है, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टीचर, वी हैव अ लिमिटेशन, वी हैव अ कैपेसिटी। और जब हम देखते हैं कि हमारे जो परमानेंट रिसोर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, एज्यूम करते हैं मैं अपने एरिया ऑपरेशन या सप्लाई चेन, हम कह सकते हैं कि परमानेंट फैकल्टी के अंदर देयर आर 5 to 7 टीचर्स ऑफ दिस एरिया ऑफ अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अगर कोई हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ जब कोर्सेज आएंगे तो व्हाट वी डू एज अ वंस अगेन मैनेजर ऑफ अ यूसीपी और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूसीपी, व्हाट वी डू, वी आउटसोर्स टीचर्स। तो हम टीचर को आउटसोर्स कर लेते हैं। तो डी स्टूडेंट हम क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हर ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है। तो आउटसोर्स हम क्यों करते हैं, ये इसी से रेलिवेंट है कि व्हेन सम डिमांड इज़ मोर देन द कैपेसिटी, व्हाट वी डू, वी आउटसोर्स। डिफरेंट हम आउटसोर्सिंग करते हैं। तो उसमें बेसिक रीज़न क्या है, हमारी जो डिमांड है मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आउटसोर्सिंग हम करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन यूसीपी की और अभी रिसोर्स के ट्रांसपोर्टेशन है, तो कन्वेंस की बात हो रही है। अगर सिर्फ यूसीपी की कैपेसिटी है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड कन्वेंस और ट्रांसपोर्टेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, तो व्हाट वी डू एज अ मैनेजर ऑफ अ यूसीपी, हम आउटसोर्स करते हैं ट्रांसपोर्ट को, और स्टूडेंट के लिए अरेंज करते हैं कि पिक एंड ड्रॉप। और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन कहते हैं वो आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हॉस्टल की फैसिलिटी आते हैं, कैपेसिटी है। वंस अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल, not only UCP, almost each and every organization to accommodate each and every student or provide the accommodation, hostel facility, especially female students. तो once again outsource किया जाता है। तो बच्चों ये बात हमने की, कैपेसिटी क्या होती है कि हमारे पास जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस होती है बाय एनी रिसोर्स, बाय एनी ऑब्जेक्ट। वो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, हर ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी के मुताबिक हम शिफ्ट लगाते हैं। आप देखें ट्रैफिक वार्डन होता है, ड्यूटी बड़ी उनकी हार्ड है, तो उनके वर्किंग आवर कम होंगे। हम कह सकते हैं 6 वर्किंग आवर्स है, तो 6 वर्किंग आवर बड़ी टफ ड्यूटी है, हार्ड ड्यूटी। आप 6 घंटे बस एक जगह पर खड़े हैं और ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन तो है नहीं, कॉमन सेंस है नहीं, हम कोऑपरेट नहीं करते जनरली एज अ होल नेशन में। आपके लिए हम सारे ऐसे, तो उनके लिए बेचारों के लिए और ज़्यादा बर्डन हो जाता है। ये तो उनकी मेहरबानी है बेटा, वो कितने एफिशिएंट होकर वो जॉब करते हैं। ज़ाहिर है पॉजिटिव रिस्पांस आपको भी ना मिले अगर थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को स्विच करें उनकी पोजीशन पर और हम खुद इधर आ जाए। तो हम देखते हैं तो एक आदमी आपको फैसिलिटेट करने के लिए खड़ा है, आप मैनेज करने के लिए खड़ा है, तो और हम अगर उसके साथ कोऑपरेट ना करें, ये उस कैपेसिटी के कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही।
तो अभी मैंने यूसीपी के हमने कैपेसिटी किसको डिस्कस किया, किस रिसोर्स की, सबसे पहले रूम की कैपेसिटी को हमने डिस्कस किया, फिर फैकल्टी की कैपेसिटी को डिस्कस किया, फिर हमने ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी को डिस्कस किया, फिर हमने हॉस्टल की फैसिलिटी को डिस्कस किया, और इसी तरह डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं। तो ये सब ईच एंड एवरी रिसोर्स हैज़ इट्स अ मैक्सिमम कैपेसिटी लेवल दैट इज़ नोन एज इन परफॉर्मेंस लेवल दैट इज़ नोन एज इट्स कैपेसिटी। तो बच्चों ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तो मैंने ओवरव्यू आपको दिया कि कैपेसिटी होती क्या है। हर रिसोर्स की कैपेसिटी है, कोई ऐसा रिसोर्स हमारे पास नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो एज अ मुस्लिम हमारे पास सिर्फ एक यकीन है जो हमारा फेथ है, और हम प्राउड फील करते हैं सिर्फ अल्लाह मियाँ के पास जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है जी, रब्बुल इज़्ज़त की कैपेसिटी। अदरवाइज जितने भी रिसोर्स हैं, जो भी क्रिएट हम कहते क्रिएशन है, वो सारे के विजिबल हो या अनविजिबल हो, ईच एंड एवरी वन हैज़ अ कैपेसिटी मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेवल दैट इज़ नोन एज इट्स कैपेसिटी। वो कोई ऐसी चीज़ दुनिया की है ही नहीं जो हमें टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, सबकी हम कह सकते हैं कैपेसिटी है। तो बच्चों ये स्लाइड नंबर 2 मुझे आपने बताना है कि क्या ये विजिबल है। स्लाइड नंबर 2। तो मुझे एक स्टूडेंट सर चाहिए जैसा। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। बेटा ये फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखें आप मुझे विजिबल नहीं है तो डिस्टॉर्शन भी है। फॉर द सेक ऑफ माई सेटिस्फेक्शन एज अ टीचर कि मेरी आवाज़ बच्चों को क्लियर सुन रही है, वो पिक कर रहे हैं, तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अश्योरेंस। ये मल्टी ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी होती है जब कोई भी टीचर के आपका रिस्पॉन्स है। तो नंबर 1 कि कितने लोग अटेंटिव मेरे साथ हैं, एक ऑब्जेक्टिव ये होता है। दूसरा क्लास पार्टिसिपेशन है, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाती है उस कंटेंट की। फिर अगर डिस्टॉर्शन है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने उसमें क्लैरिटी नहीं हो सकी तो अगेन एंड अगेन रिपीट करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसको अगर कोई चीज़ बात इनकम्प्लीट रह गई है तो उसको कंप्लीट करने के लिए, तो ये जो हम आपसे पूछते हैं आपको आवाज़ आ रही है या आपको कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये मल्टी ऑब्जेक्टिव होती है। हो सकता है शायद जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो क्लैरिटी के साथ, लेकिन एम ओसामा या रौफ रिजवान डिस्टॉर्शन, तो ये पॉसिबिलिटी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर होती है। तो जब हम सामा को कहते हैं या खुबैब को या शफ़क है, ये स्टूडेंट हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने क्या सुना, और इसलिए कहते हैं बेटा जो आपने सुना उसे ज़रा बोलें, शेयर करें। हाँ जी, अब मुझे एक स्टूडेंट चाहिए ऐसे वॉलंटियर जो स्लाइड नंबर 2 की आउटलाइन है ज़रा स्टडी करें। ये फर्स्ट स्लाइड है आउटलाइन की। हाँ जी शाह, एनीवन मे रीड। Outline capacity, bottleneck analysis and the theory of constraints, break-even analysis, reducing risk with incremental changes. थैंक यू बेटा। तो अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि व्हाट इज़ अ कैपेसिटी। ये अभी उसके बाद इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी ऑफ अ डिफरेंट रिसोर्स। तो कैपेसिटी जब भी बात करेंगे तो ये रिसोर्स की होती है, किसी ऑब्जेक्ट की होती है, ये हमने ध्यान में रखना। उसके बाद बोटलनेक एनालिसिस क्या होता है, वंस अगेन शॉर्टेज ऑफ आर कैपेसिटी, शॉर्टेज ऑफ आर रिसोर्स, तो उसकी वजह से बोटलनेक आ जाती है। तो हम देखेंगे कि हाउ कैन वी रिमूव अ बोटलनेक, एनालिसिस कैसे करेंगे, बोटलनेक है किधर है। फिर थ्योरी ऑफ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है लिमिटेशन, रिसोर्सेज की लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ अ कैपेसिटी मैंने अभी बात की है। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ऑल ऑफ हैव सम कैपेसिटी लेवल। उसके बाद व्हाट इज़ अ ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, आप ये टर्म फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर है, मैनेजमेंट साइंस के अंदर है, जिधर आपका रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो रही है, डेट पॉइंट इज नॉट ब्रेक इवन, नो लॉस नो प्रॉफिट, ये एनालिसिस देखेंगे। और रिड्यूसिंग रिस्क विद इंक्रीमेंटल चेंजेस, ये भी है, हम रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है बाय ग्रेजुअली इन्हेंसिंग कैपेसिटी। सपोज एक स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्समैन को उसका कोच क्या बताता है, यार आपने स्टेमिना इंक्रीज करना है। तो स्टेमिना कैसे इंक्रीज करना है, लेट्स से एक मेरा स्टूडेंट था, ही वाज वेट लिफ्टर, कोई भी है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है वेट को, उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस किया जाता है।
तो क्या किया जाता है अभी, वेट है, कोच बताता है कि बेटा आज आपने ये डाइट आपका प्लान है और ये आपने ये प्रैक्टिस करनी है, ये आज आपका टारगेट है, आपने भी ये वेट है, राइट नाउ योर कैपेसिटी इज यू मे लिफ्ट 60 kg वेट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा जी, 60 kg डे 1। तो फिर क्या होगा, वीक का प्लान होता है भी, विद इन अ वीक हमने जंप करना है फ्रॉम, अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करना है फ्रॉम 60 to 65 kg। ये एक वीक का हो सकता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिस, बाय द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट एक्सरसाइजेस, बाय द हेल्प ऑफ अ डाइट। और उसके बाद हम मूव करेंगे 70 kg। तो ये मैं आपको कैपेसिटी बता रहा हूँ, हाउ कैन वी चेंज बाय इंक्रीमेंटल, ठीक है, डिफरेंट फेजेस के अंदर है। तो फिर वही लोग हैं मोर देन 100 kg भी वेट लिफ्ट कर सकते हैं, 110, 120, 130। तो इसी तरह यूसीपी के एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। तो जो इंट्रा यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है, ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, जो इंक्रीमेंटल चेंजेस आती हैं, स्लोली ग्रेजुअली आप अपना सेट करते हैं, अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करते हैं। कैपेसिटी को इन्हेंस भी किया जा सकता है तमाम लोग। तो यही एक बात है, अपने स्टेमिना को कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो अब आपके पास नो स्लाइड नंबर 3 है और ये कंटिन्यूटी है आउटलाइन की, वैसे स्लाइड नंबर आउटलाइन की ये 2 है। तो इसको ज़रा को रीड करें, शाबाश। एनीवन मे रीड? Applying हाँ, expected monetary value to capacity decisions. Applying investment analysis to strategy-driven investments. थैंक यू बेटा। पहला अब हम कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं, अभी हमने कोई लेट से हमने टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं। और इसमें अभी देखें पूरी दुनिया एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर मूव कर रही है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ, कि अब ये टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, ठीक है ना जी। तो अगर ये टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, अब मैंने एज अ बिजनेसमैन देखना है भी, अब मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है इस इंडस्ट्री का। लेट से मैं अगर मोटर बाइक बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मोटर बाइक, पाकिस्तान में अभी तो ये कंसेप्ट नहीं है, दुनिया में है। और आस्ता आस्ता हमारे भी ये जो करंट गवर्नमेंट है, इसको जो क्रेडिट जाता है, इनकी जो पॉलिसी है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जो ऑटोमोटिव इन्होंने अपनी पॉलिसी अनाउंस की है। तो ये आप अप्रिशिएट करें। और एक यूके की कंपनी है एमजी के नाम से, और लोकल जॉइंट वेंचर उन्होंने किया है, तो ये इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। और ये आपके पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट भी कहते हैं। 3 एस्पेक्ट होते हैं, कई दफ़ा बच्चों मैंने बात की है, इसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। हमारी जो बुक का नाम भी है सस्टेनेबिलिटी के 3 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिकल फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट। इकोनॉमिकल फैक्टर क्या होता है, बिजनेसमैन प्रोडक्ट या सर्विस को क्यों डेवलप करता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ प्रॉफिट होना भी चाहिए या। और एक बात है पूरी दुनिया में, और हमारा भी ये यकीन है कि बच्चों, जो बिजनेस एक्टिविटी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अ सोसाइटी, ये ब्लेसिंग है। किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज़ अ ब्लेसिंग? तो एवरी बिजनेस एक्टिविटी जनरेट नंबर 1 जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है, एम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज़ होती है, लेवल जो रेट है सबसे पहले ये है, जॉब की अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए मिलती है, और कई फैमिलीज़ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, स्पेशली टेक्सटाइल है, जो एक्सपोर्ट है, वो इंक्रीज़ हो रही है और बूम पर जा रही है। बड़े सालों के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये बूम पर है, फुल कैपेसिटी में चल रही है, फुल कैपेसिटी। अभी जो कैपेसिटी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, फुल कैपेसिटी के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और इन्होंने उनके पास कैपेसिटी नहीं है उन ऑर्डर्स को मीट करने के लिए, शॉर्टेज ऑफ अ कैपेसिटी इन टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो रही है, फुल कैपेसिटी के लेबर इनको मिल नहीं रही। अच्छा जी, ये तो हम एंड ऑफ द डे जब हम नया टेक्नोलॉजी, नया इक्विपमेंट परचेज करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बीच में वो बात रहेगी। पहला जो फैक्टर होता था, मैंने बताया किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का, वो इकोनॉमिक फैक्टर होता है। दूसरा होता है कस्टमर फैक्टर। तो पूरी दुनिया में बड़े अरसे ये ट्रेंड था, स्टार्ट में सिर्फ था इकोनॉमिकल फैक्टर टॉप ऑफ द लिस्ट होता था जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब चीज़ें बिकना बंद हुई, तो फिर कस्टमर फोकस भी स्टार्ट हुआ कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट शुड बी कस्टमर फ्रेंडली या यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ये चीज़ें आ गई। और
आजकल जो है वो कहते हैं ईच एंड एवरी प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। और यूरोप के अंदर ऐसी आप प्रोडक्ट कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। ये तीन चीज़ें हैं, इकोनॉमिक फैक्टर है, रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा कस्टमर फैक्टर है, थर्ड आपके पास जो फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इकोनॉमिक, कस्टमर, सोसाइटी भी कह सकते हैं, और थर्ड एंड द लास्ट वन इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये तीन एस्पेक्ट इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप नया टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं तो आपने देखना है कि एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट क्या है, इसी का नाम है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज। उसके बाद अप्लाइंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टू स्ट्रेटजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट, ये भी देखेंगे, वंस अगेन उसी का पार्ट आ जाता है। इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटकम्स हमें क्या आती है, इनकम ऑफ रिटर्न, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में। अब बच्चे ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्लाइड नंबर 4 की है ये। यहाँ पर देर आर 4 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और ये किस लिए होते हैं कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, टू डिफाइन, टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। तो मुझे वंस अगेन एक स्टूडेंट रिक्वायर्ड है जो रीड करेगा कि ये पॉसिबल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्लाइड नंबर 4। शाबाश, एनीवन मे रीड। हाँ जी जी, एनीवन मे रीड स्लाइड नंबर, ये मैं 4 की बात करता हूँ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Learning objectives, define capacity, determine design capacity, effective capacity, and utilization. Perform bottleneck analysis, compute break-even. थैंक यू बेटा। तो सबसे पहले आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज़ अ कैपेसिटी। अभी कैपेसिटी का आपने डेफिनेशन लिखी है, आप पर ये चैप्टर कहता है स्टडी करने के बाद ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफाइन कैपेसिटी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप इस पोजीशन में यू कैन इजीली डिफाइन व्हाट इज़ अ कैपेसिटी। उसके बाद हम डिटरमिन करेंगे डिज़ाइन कैपेसिटी को, और फाइंड करेंगे अफेक्टिव कैपेसिटी को एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अ डिफरेंट रिसोर्स। अभी हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि हम मेजर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। वो मशीन की हो सकती है, वो किसी ह्यूमन रिसोर्स की हो सकती है, ठीक है जी, किसी टूल की हो सकती है, टेक्नोलॉजी की हो सकती है, वो भी। फिर हम बॉटलनेक का एनालिसिस करेंगे, ये भी इस पार्ट ऑफ कैपेसिटी है कि बॉटलनेक एनालिसिस कब होता है, लैक ऑफ इनसफिशिएंट जब रिसोर्सेज हो तो बॉटलनेक आता है, उसे देखिए। फिर हम फाइंड आउट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट है, नो लॉस नो प्रॉफिट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इस पॉइंट्स के बाद द प्रॉफिट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्टार्ट। तो बच्चों वंस अगेन अब नेक्स्ट हमारे पास है, दो नज़र आ रहे हैं 7.5 और 7.6, ये एनालिसिस हमारे पास है। तो अभी क्या चीज़ चाहिए मुझे, आपने ये स्लाइड को शाबाश एक्सप्लेन करना है, एनी वन में एक्सप्लेन। रीड करना आपने ये जो जी 5। हाँ जी बच्चों, एनी वन में स्टार्ट, एनी वन में रीड। Determine the हाँ जी हाँ जी। determine the expected monetary हाँ जी, एक वक्त में एक पढ़ दे, नाइला बेटा आप पढ़ दे। determine the expected monetary value of a capacity decision, compute net present value. ठीक है जी, वेल डन, एक्सीलेंट।
हाँ जी, थैंक यू बेटा। ये हमारे पास अब हम देखेंगे इसी की कंटिन्यूटी है, जो फाइनेंशियल रिटर्न की बात हो रही है। उसकी हम देखेंगे कि जो आपने डिसीजन किया है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है, और उसका जो इफेक्ट होता है, जो कैपेसिटी है इन्हेंस होती है, और हाउ मच इट इन्हेंस, और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है जो आप इक्विपमेंट टूल टेक्नोलॉजी परचेज करने जा रहे हैं। तो ये बच्चों पॉसिबल ऑब्जेक्टिव से ऑफ चैप्टर नंबर 7S अब हम डिफाइन करेंगे। हियर इज ऑफ डेफिनेशन ऑफ आर कैपेसिटी। वंस अगेन मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जस्ट रीड करेगा इस डेफिनेशन को, ये जो स्लाइड नंबर 6 के अंदर है, डेफिनेशन ऑफ अ कैपेसिटी। अदरवाइज आपने डेफिनेशन आप लिख चुके हैं। एनीवन मे रीड। हाँ जी, शाहजहां, अगर आप रीड करना चाहें। The through हाँ जी। the throughput or the number of units a facility can hold, receive, store, or produce in a period of time determines fixed costs. Determine if demand will be satisfied. Three times horizons. ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा बच्चों, वंस अगेन जो आपने अभी डेफिनेशन लिखी है सबसे पहले कैपेसिटी की, वो डेफिनेशन क्या लिखी थी? शाबाश। स्टार्ट ऑफ आवर लेक्चर एक डेफिनेशन मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बोली थी, ऑलमोस्ट 1 लाइन डेफिनेशन थी। फिर हम उसके इसके साथ से कंपेयर करने जा रहा हूँ, जो फॉर्मल डेफिनेशन है, डेफिनेशन बाय बुक है, बाय ऑथर है। जो अभी आपने डेफिनेशन लिखी है वो ज़रा क्या लिखी है? सर वो हमने लिखी थी, द मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और रिसोर्स इज नोन एज कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, यही उसकी। अब देखिए यहाँ पर जो थ्रूपुट है ये परफॉर्मेंस लेवल ही है। द नंबर ऑफ यूनिट, द नंबर ऑफ यूनिट्स अ फैसिलिटी कैन होल्ड। ठीक है जी, अभी मैंने बात की है रूम की, बात की रूम की कैपेसिटी की, मैंने क्लासरूम की बात की है, 48 की बात की है, 96 की बात। रिसीव, रिसीव कर सकते हैं। स्टोर, वेयर हाउस की बात है। और प्रोड्यूस, कोई प्रोडक्शन है, कोई मशीन है। इन अ पीरियड ऑफ अ टाइम, स्पेसिफिक है, यूनिट है, पर आर भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है। तो अभी देख रहे हैं कि आपके पास कैपेसिटी क्या है, ये थ्रूपुट है, ये आपकी परफॉर्मेंस लेवल है। अगर हम यहाँ पर, उसने रिसोर्स की बात की है, फैसिलिटी, ये कॉन्सेप्ट के फैसिलिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात हुई है। फैसिलिटी कोई आपके पास हो सकती है, तो फैसिलिटी एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और that can hold, receive, store, or produce in a specific time। तो ये उसकी कैपेसिटी है। अगर हम फैसिलिटी की बात, क्योंकि ये डेफिनेशन फैसिलिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, मैंने आपको जेनेरिक बताई बच्चों। जो डेफिनेशन मेरी है वो ज़्यादा यूनिवर्सल है। वी कैन अप्लाई ऑन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ रिसोर्स रेदर देन ऑन या बिल्डिंग, जो भी रिसोर्स है उस कॉन्टेक्स्ट। वंस अगेन ये मैसेज रिसीव करा था डिस्टॉर्शन का, राइट होंगे, इट्स ओके। तो जो मैंने डेफिनेशन बच्चों बोली है, यू कैन अप्लाई ऑन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ रिसोर्स, नॉट लिमिटेड टू ऑन अ स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अ बिल्डिंग ओनली, जो मैंने आपको स्टार्ट में लिखा है। वंस अगेन ये हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग है, ये मशीन है, हम करेंगे उसकी डिटरमिन करेंगे फिक्स कॉस्ट क्या है। तो बच्चों जब भी हम परचेज करते हैं तो इसकी फिक्स कॉस्ट है। अगर सपोज यूसीपी की है, फिक्स कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट आपके पास क्या, कौन एक्सप्लेन करेगा? फ्रीक्वेंटली बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, ये आपकी टर्म जरा एक्सप्लेन करें। एनीवन? शाबाश, बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, मैंने कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं पूछी आप लोगों से। तो व्हाट डज मीन फिक्स कॉस्ट क्या है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी।
हाँ वो बेटा वो डिस्टोर्शन हो जाती है ना, ये मैसेज समटाइम आ जाता है। अब ये मैसेज गायब हो गया, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि अब मेरी आवाज़ क्लियर है। तो मैं पूछ रहा था फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या चीज़ होती है, यानी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को बाय एग्जांपल अगर आप एक्सप्लेन करें। सर वेरिएबल कॉस्ट ये होती है कि अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट किसी कंपनी ने बताई हुई है तो टाइम टू टाइम वो वेरी करती रहती है कि कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी वो उसकी प्राइस कम कंपनी लगा देती है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी उस पर डिस्काउंट लगा देती है सर उसकी प्राइस वेरी होती रहेगी, या उस प्रोडक्ट में कुछ अपग्रेड्स होती हैं तो उसमें उसकी प्राइस भी वेरी होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंपनी इज अप्लाइंग ऑन दिस प्रोडक्ट। एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट यही रहेगी और आपको इसी प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है जी, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बाय शाहजहां, एनी अदर वे, कोई बाय एग्जांपल के साथ दिस could be explanation of a first fixed cost and this could be a variable cost, anyone? शाबाश। देखो हम सेमेस्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो नो यू आर मिड ऑफ योर जैसे किसी डिग्री। में इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जो प्लांट वगैरह होता है, तो उनकी एक फिक्स कॉस्ट होती है कि इतनी देर बाद वो चेंज होना होता है, तो वो हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, वेल डन बाय जुहेर काज़मी। ये सेकंड एक्सप्लेनेशन है ऑफ अ फिक्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट। एनी अदर भी, ये तो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए भी, ना भी स्टूडेंट और किसी लेमैन को पूछने भी बार छोटे बहन भाई से पता कर लें, वो भी बता सकते हैं। होना चाहिए सम एक्सटेंट कि यार ये जो फिक्स कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ अ बीबीए ये तो हम हर बच्चे को कम से कम ये तो एक D1 से हम डिस्कशन करते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर करते आ रहे हैं, ऑन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सब्जेक्ट के अंदर हम डिस्कशन करते हैं फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, डिफाइन करते हैं बाय डिफरेंट एग्जांपल्स। हाँ जी, एनी अदर? सर फिक्स्ड कॉस्ट डेट वो वाली कॉस्ट होती है जो that are not depend on the level of goods or services that are produced in any organization or businesses, और जो होती है लाइक इसकी एग्जांपल है इंश्योरेंस वगैरह। और जो होती है वेरिएबल कॉस्ट वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस होती है, जैसे कि एक लेबर और कमीशन वगैरह। वेल डन जी नायला, एक्सीलेंट बेटा। तो ये उन्होंने बाय एग्जांपल डिफरेंशिएट किया डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, रिटेल स्टोर है, एक उसकी फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट क्या हो सकती है, उसका रेंट, अगर वो बिल्डिंग रेंटेड बिल्डिंग है, छोटा सा हमने मोहल्ले की कोई दुकान भी ले सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द फिक्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो उसकी वो है आपके पास कि वो जो उसने देनी एंड ऑफ अ मंथ, वो उसकी रेंट ऑफ अ बिल्डिंग है, एक है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो है, ठीक है जी। तो ये आपके पास सारी की सारी क्या है जी, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल है। और अभी नायला ने बताया कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ अ यूनिट ऑफ प्रोड्यूस बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, ये उससे इंडिपेंडेंट है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक यूनिट प्रोड्यूस बाय एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं पेन, तो आपकी पर पेन कितनी कॉस्ट आ रही है, अगर आप टेबल बना रहे हैं तो पर टेबल आपकी कितनी कॉस्ट है, अगर यूनिवर्सिटी है तो पर स्टूडेंट की कितनी कॉस्ट है। इसी तरह यूनिवर्सिटी की एक फ़िक्स कॉस्ट है, उसकी बिल्डिंग का जो एक्सपेंडिचर है, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो परमानेंट है, एक होती है जी हमारे पास विजिटिंग रिसोर्स हम हायर उस वक्त करते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट है, व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड हम कॉस्ट ऑफर करेंगे। और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी बिल्स हैं, घर में बिजली का बिल हो सकता है, पानी का है, गैस का, ये वेरिएबल, इसमें वेरिएशन आपके पास आती रहती है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमने बात की, अभी डिफाइन किया। उसके बाद है हम सबसे पहले डिटर्मिन करेंगे डिमांड क्या है एज अ बिजनेस। ये जो थर्ड पॉइंट हमारे पास स्लाइड नंबर में 6 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, डिटर्मिन करेंगे डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट और रीजन।
सपोज हमारी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फैमिली बिजनेस, वो भी बता सकते हैं कभी उन्होंने डिमांड डिटरमिन की है कि हमारी थ्रू आउट द वीक सेम डिमांड रहती है या उस पर चेंज आ जाता है, वीकेंड पर डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर ऐसा बिज़नेस है, कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं थ्रू आउट द वीक सेम रहती है, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस हम देखें कि वीकेंड पर उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, यानी सेल इंक्रीज़ हो रही है, इट्स मीन उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं, अगर कोई शेयर करना चाहें। उसके बाद इसके 3 टाइम जी जी होराइजन्स होते हैं। हाँ जी, शाहजहां बात करना चाहते जी। ऐसे हैं? हाँ काफ़ी जी बेटा। बिजनेसेस हैं, जैसे सर को जो कोल्ड ड्रिंक है सर, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है समर में। और राइट, जिस तरह से चाय है उसकी सर्दियों में सर डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, वेल डन शाहजहां। तो हम जो सर डिमांड है वो फ्लक्चुएट। हाँ जी, वीकेंड पे हाँ जी ज़हीर काज़मी, हाँ जी बेटा जी, कुछ बात करना चाह रहे जो डिपार्टमेंटल स्टोर है हमारे वहाँ पे वीकेंड पे ज्यादा रश हो जाता है। ग्रोसरी जहाँ पे होती है वो लोग वीकेंड पे ज्यादा वहाँ पे रश हो जाता है, सैटरडे संडे। हैं? बिल्कुल जी। एक लॉन्ग रेंज ऑफ बिजनेसेस है, ज़हीर काज़मी राइट है। जितने भी ग्रोसरी स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, सॉरी, इनके अंदर जो वीकेंड है उसमें उनकी सेल डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। जो डिमांड इंक्रीज़ होगी, जो सेल इंक्रीज़ होगी। इसी तरह जो फूड रेस्टोरेंट्स हैं उनकी डिमांड वीकेंड पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लोग घरों में नाश्ता करते हैं सैटरडे को, संडे को, ठीक है जी, बाहर से कोई नाश्ता लेकर आना है फिर करेंगे या बाहर जाके करेंगे, ठीक है, होटलिंग करेंगे। तो ये उसका ट्रेंड है पूरे पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली जो हमारा अर्बन एरिया है यहाँ पर ये ट्रेंड है वीकेंड पर, ठीक है, आउटिंग का। अब बच्चों ये स्लाइड नंबर है आपके सामने, ये जो 7 है ये विजिबल है। तो मीन वाइल ज़रा स्लाइड को देखें, मैं अगर आपकी अटेंडेंस मार्क करने जा रहा हूँ तो वंस अगेन उन लोगों के बच्चों नाम बोलूँगा जो एब्सेंट हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला जवेद, थोड़ी देर के लिए बेटा मैं आपको बना रहा हूँ अटेंडी, ताकि आप ऑर्डर वाइज आ जाएँ अटेंडेंस के लिए। ओके सर। तो वंस अगेन बच्चों जो मैं ना मीन वाइल आपने स्लाइड नंबर जो अभी मैंने आपसे बोली है 7 ज़रा देखें, और मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। जो एब्सेंट है उन्हीं के नाम बोलूँगा। उस्मान अख्तर एब्सेंट है जी, उस्मान अख्तर। हैदर अली एब्सेंट है। अब्दुल कदीर जान एब्सेंट है। अली नूरैन एब्सेंट है। जैन सदीक एब्सेंट है। अब्दुल्ला खान एब्सेंट है। मोहम्मद वकास एब्सेंट है। मोहम्मद वकास। मोहम्मद काजम एब्सेंट है। अली अदन एब्सेंट है। दानियाल रज़ाक एब्सेंट है। सोनिया शहजादी एब्सेंट है। फ़िज़ा जमील एब्सेंट है। सुफियान शाहिद एब्सेंट है। सैयद अब्दुल्ला अहद अली शाह एब्सेंट है।
समीद अहमद एब्सेंट है, मोहम्मद अली एब्सेंट है, हसन शेरोज एब्सेंट है। माजिद हसन एब्सेंट है, मोहम्मद उस्मान एब्सेंट है, अफाक जमशेद अली एब्सेंट है। हमजा नईम एब्सेंट है। हुरिया सज्जाद प्रेजेंट। और मैं बेटा अभी उसको नाम बोलता हूँ जो अभी प्रेजेंट ज्वाइन किया, मैं उनके नाम बोलता हूँ। हुरिया सज्जाद एब्सेंट है, और मैं चेक कर लेता हूँ ड्यूरिंग अटेंडेंस अगर किसी ने ज्वाइन किया तो मैं देख लेता हूँ किस किसी ने ज्वाइन किया। नो वन, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है जी, तो अभी मैं नाम बोलने जा रहा हूँ फ्रॉम बॉटम टू अप। जो कोई प्रेजेंट है तो मुझे बोल सकते हैं। द फर्स्ट वन है हुरिया सज्जाद एब्सेंट है, हुरिया सज्जाद। हमजा नईम है, अफाक जमशेद अली है, मोहम्मद उस्मान है, अफाक जमशेद अली प्रेजेंट। अफाक जमशेद अली बेटा मैंने आपको कर दिया है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा आप। ठीक है, अफाक जमशेद अली के बाद मोहम्मद उस्मान है, माजिद हसन है, हसन शहरोज है, मोहम्मद अली हम्माद अली है, हम्माद अली, समीद अहमद है। सर प्रेजेंट कर दिया आपने अफाक जमशेद अली को? बिल्कुल बेटा जी, आप कर दीजिए ऐसे, जब आपने कहा तो कैसे नहीं करेंगे। सैयद अब्दुल्ला अली शाह एब्सेंट है, सुफियान शाहिद है, फ़ीज़ा जमील है, सोनिया शहजादी है, दानिया रज़ाक है, अली अदन है, मोहम्मद काजिम है, मोहम्मद वकास है, अब्दुल्ला ख़ान है, जैन सद्दीक है, अली नूरैन है, अब्दुल कदीर जान है, हैदर अली है, उस्मान अख्तर है। तो बच्चों ये मैंने जो अभी नाम बोल रहे हैं ये एब्सेंट है। और चलिए शाहजहाँ बेटा मैं आपको बना रहा हूँ प्रेजेंटर, तो जो भी ज्वाइन करें आपने उसे शाहजहाँ अटेंडी बना देना। ठीक है जी, शाहजहाँ मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया। और हम बात कर रहे थे बिफोर अटेंडेंस, ये जो मैंने स्लाइड आप लोगों के साथ है थी कि बेटा जी आप इनको देखें, मैं इसको और जूम करता हूँ। जी सर। मुझे आपने बताना ये स्लाइड विजिबल है, सिर्फ इसका टाइटल बोल दे ताकि मुझे फॉर माय सेटिस्फेक्शन कंफर्मेशन हो जाएगी। वी आर एंड ऑल ऑफ अस वी आर एट द राइट स्लाइड। क्या इसका सर टाइटल आपको क्या विजिबल है? सर टाइम होराइजन एंड प्लानिंग। कैपेसिटी। ठीक है जी, टाइटल जो प्लानिंग टाइम होराइजन है, यही नज़र आ रहा है जी सबको। फिगर 7.1 है, S 7.1 है, टाइम होराइजन है और कैपेसिटी ऑप्शन है। तो बच्चों जब भी हम प्लानिंग करते हैं मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स हो, देयर आर थ्री फेजेस ऑफ अ टाइम फ्रेम। टाइम होराइजन 3 होते हैं। एक हम कहते हैं शॉर्ट है, शॉर्ट रेंज हमारी प्लानिंग होती है। एक हम कहते हैं मीडियम या इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग होती है। लास्ट में लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है। ये 3 फेजेस हैं प्लानिंग के। होराइजन है 3, शॉर्ट रेंज है, मीडियम और इंटरमीडिएट। ये मीडियम और इंटरमीडिएट, और थर्ड एंड द लास्ट वन लॉन्ग रेंज प्लानिंग है। ठीक है जी, हम 3 किस्म की प्लानिंग करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम मॉडिफाई करते हैं अपनी कैपेसिटी को। मॉडिफाई करना होता है वी मे इंक्रीज, वी मे डिक्रीज कैपेसिटी।
अगर आप देखें ये जो आपके पास क्वाड्रेंट नज़र आ रहे हैं, फिर यूज़ करेंगे अपनी जो भी हमारे पास कैपेसिटी है। ऑप्शन फॉर एडजस्टिंग कैपेसिटी, तो सबसे पहले शॉर्ट रेंज है। तो शॉर्ट रेंज हमारे पास क्या होता है बच्चों, कीप इन माइंड, फ्रॉम अ सिंगल डे अप टू अ 3 मंथ। ये जो हमारे पास 3 मंथ है, सिंगल डे से लेकर 3 मंथ, ये जो हमारा रेंज है ना, टाइम होराइजन है, इससे हम कहते हैं शॉर्ट रेंज प्लानिंग, स्केजुलिंग इसके अंदर हम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर एज अ स्टूडेंट आप क्या ले सकते हैं जी, एज अ स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक सेमेस्टर की प्लानिंग है, ठीक है जी, सेमेस्टर की प्लानिंग है। तो यहाँ पर देखें कि ये जो मॉडिफाई कैपेसिटी है, शॉर्ट रेंज होती है हमारे पास, ये गुंजाइश ही नहीं है कि हम इसमें करें फ़ायदा। अभी जो रनिंग हमारी जो काम चल रहा होता है सेमेस्टर के अंदर, हम यूज़ करेंगे कैपेसिटी, क्या करेंगे, हम जॉब की स्केजुलिंग करेंगे, ठीक है जी। पर्सनल जो पर्सनल है लोगों की, यानी वर्क फोर्स की, वो स्केजुलिंग करेंगे, एलोकेट मशीनरी करेंगे। अगर आपको ना शॉर्ट रेंज जो प्लानिंग है, स्केजुअल जॉब्स है, स्केजुअल पर्सनल और एलोकेट मशीनरी है, और देयर इज़ नो ऑप्शन टू मॉडिफाई कैपेसिटी इन अ शॉर्ट रेंज के अंदर। इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास है, वो क्या करेंगे हम उसको देखें ब्रैकेट के अंदर, ये जो मीडियम रेंज है या इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग है, इसको एग्रीगेट प्लानिंग ही बोलते हैं। ये नेम ऑफ अ चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर है, नेम ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग। तो एग्रीगेट प्लानिंग क्या होती है, इंटरमीडिएट और मीडियम रेंज प्लानिंग जो हमारे पास है। इसके अंदर हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, ये क्या करेंगे, यानी आउटसोर्सिंग। अभी मैंने आपको यूसीपी की एग्जांपल दी है, आउटसोर्सिंग है, और एक लॉन्ग लिस्ट एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन की, यूसीपी की, हॉस्टल फैसिलिटी की एग्जांपल है। ऐड या सेल करेंगे इक्विपमेंट, तो ज़ाहिर है कि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो हम अपनी मशीनिंग को इंक्रीज़ करेंगे, अगर डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको सेल कर सकते हैं। ऐड और रिड्यूस शिफ्ट्स, वंस अगेन डिपेंड्स अपॉन डिमांड। तो डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमने शिफ्ट्स को इंक्रीज़ करेंगे। राइट ऑन लेट से हमारे पास सिंगल शिफ्ट है तो हम उसे डबल कर सकते हैं, डबल है तो हम उसे ट्रिपल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह वाइस वर्सा, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो इंक्रीज़ करते जाएंगे, डिमांड डिक्रीज़ होगी तो डिक्रीज़ करेंगे। ये तो मॉडिफाई कैपेसिटी हम कर सकते हैं अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी यूसीपी के केस में, कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, तो हम आउटसोर्स करेंगे। इसी तरह हमारे पास इन हाउस कैपेसिटी नहीं है, किस चीज़ की है, लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट को, ठीक है जी, तो आउटसोर्स उसको किया जा सकता है। अब यूज़ कैपेसिटी कैसे करेंगे, बिल्ड और यूज़ करेंगे जो भी हमारे पास अवेलेबल इन्वेंट्री है, मोर और इम्प्रूव्ड ट्रेनिंग करेंगे लोगों की, ठीक है जी। अभी भी हमारे भी यूसीपी लोगों की, टीचर्स की ट्रेनिंग करते रहते हैं। अगर लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी टूल्स और टेक्निक्स आती रहती है तो अपडेट करती है हर फैकल्टी, इसी हर ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करती है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट्स होती हैं लोगों को, किन किन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और अभी ऑनलाइन में क्या चेंज आ रही है उसमें। वंस अगेन ऐड करेंगे, रिड्यूस करेंगे पर्सनल, आपकी डिमांड पर इंक्रीज़ कर रहा है। अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है उससे इंक्रीज़ करते जाएंगे। अगर सपोज पेंडेमिक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिधर डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे, अपने वर्क फोर्स को भी रिड्यूस करेंगे एज वेल एज इक्विपमेंट और मशीनरी। लॉन्ग रेंज के अंदर हम सिर्फ मॉडिफाई करते हैं, ठीक है जी। लॉन्ग रेंज के अंदर ये देखें जो आपके पास ये कलर है टॉप ऑफ द, ये क्वाड्रेंट आपको नज़र आ रहा है, तो हम डिज़ाइन करेंगे न्यू प्रोडक्शन प्रोसेसेस, नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर। बच्चों ईच एंड एवरी न्यू प्रोडक्ट इज़ अ ब्लड लाइन फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, और फॉर द सेक ऑफ इंक्रीमेंट इन द बिजनेस और रेवेन्यू और द रिटर्न, और फिर ऐड करेगी या सेल करेगी एग्जिस्टिंग लॉन्ग लीड टाइम इक्विपमेंट है। ऐसे वो वंस अगेन फ्यूचर, अगर आज आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो फ्यूचर की आफ्टर 3 years डिमांड क्या होगी। और इसकी एग्जांपल है लॉन्ग रेंज प्लानिंग का यूसीपी के केस के, टू कंस्ट्रक्ट अनदर बिल्डिंग
देखिए, और जब यूसीपी स्टार्ट हुई थी इट हैज़ ओनली बिल्डिंग ए, राइट नो उसके बाद बिल्डिंग बी बनाई और हमारे पास नो वी हैव अ बिल्डिंग सी। फ्रॉम ए टू सी का जो जर्नी है ये कैसे हुआ डियर स्टूडेंट, बाय टू इन्होंने अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस क्यों किया, इनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो व्हेन डिमांड इज इंक्रीजिंग सो वी शुड मेक अ प्लान टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द फैसिलिटी, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग ए से बी, बी से सी, इसी तरह ऑन वर्ड ये सिलसिला जाए, देयर इज़ नो एंड पॉइंट। एक्वायर करेंगे, सेल करेंगे, फैसिलिटीज़ रिक्वायर करेंगे कंपेटिटर्स। बहुत सारे लोग होती हैं, हमारी कॉमन प्रैक्टिस है एक्वायर कर लेती हैं ऑर्गेनाइजेशन, और पाकिस्तान के अंदर भी है कि लोगों ने एक्वायर किया, एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, सेकंड ने फर्स्ट को किया, फर्स्ट ने सेकंड वन को कर लिया। तो बच्चों ये आपके पास डिफरेंट 3 डिफरेंट टाइम होराइजन थे, और कौन कौन से वाले हैं, शॉर्ट रेंज है, इंटरमीडिएट रेंज आपके पास है, ठीक है जी, और लास्ट वन आपके पास क्या है जी, लॉन्ग रेंज। तो तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया कि आप कौन कौन से काम शॉर्ट रेंज के अंदर करेंगे। शॉर्ट रेंज के अंदर जनरली स्केजुलिंग होती है बच्चों, क्या आप मॉडिफाई नहीं कर सकते करंट सेमेस्टर के अंदर जो आपने टीचर हैं रिसोर्सेज हायर किए हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ वेरी नॉट इम्पॉसिबल, अगर इट कुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज द करंट रिसोर्सेज फॉर अ करंट सेमेस्टर की बात अगर यूसीबी के हो तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इंटरमीडिएट के अंदर है दोनों हैं कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपनी करंट यूज़ कैपेसिटी है, इसका टाइम फ्रेम क्या होता है, हम कह सकते हैं हमारे पास 3 मंथ अप टू 3 years ये टाइम फ्रेम हो सकता है। ये जो आपके पास इंटरमीडिएट या मीडियम रेंज प्लानिंग है। लॉन्ग रेंज क्या आती है, 3 years टू ऑनवर्ड, देर इज़ नो एक्सक्यूज मी अपर सर, लिमिट। हाँ जी बेटा जी, जहीर कासिम बेटा बोले। सर ये कंपेटिटर्स इसका बता रहे थे। जहीर आपकी मुझे समझ क्या बेटा आपने बोला। सर आपने ये लॉन्ग टर्म टाइम रहता है, लॉन्ग टर्म रेंज प्लानिंग में लास्ट वाला बताया था एक्वायर कंपेटिटर्स। हाँ बट ये तो बेटा एक्वायर की तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, मर्ज भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, एक्वायर कर लेती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी को, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी कॉमन प्रैक्टिस है, एक्वायर कर लेती हैं। तो ये बड़ा, सपोज ए ऑर्गेनाइजेशन ने बी को एक्वायर कर लिया, बी ने ए को एक्वायर कर लिया, क्या मर्ज हो जाते हैं विद सिंगल नेम, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो जाती हैं, बैंक्स मर्ज हो जाते हैं इसी तरह, ठीक है जी। तो ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस था वर्ल्ड वाइड, लोग और एक्वायर करते रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। सपोज अगर वो एज ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सम टाइम उसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, एक्वायर क्यों करते हैं, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हैं, डिमांड कम हो रही है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपेंड कर रही है उससे परचेज कर लेती है। अब 2 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैं और एक ने दूसरी को एक्वायर किया, मुझे एक बताएं को आप क्या है, लोकल एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक ने दूसरी को एक्वायर कर लिया, इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने किसको एक्वायर किया, जैज़ ने किसको किया, ठीक है जी, इसी तरह और भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक्वायर कर लेती हैं बेटा जी। तो ये तो बड़ी कॉमन एक प्रैक्टिस है ना, वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है एक्वायर करने वाली। हाँ जी, ये बात ज़ुहैर क्लियर होगी जी, फिर आगे मूव करेंगे। यस सर। हाँ, तो ये कॉमन प्रैक्टिस है बिजनेस के अंदर, लोग चाहते तो नहीं है लेकिन सम टाइम्स आपके पास ऑप्शन नहीं होती, मर्जर भी होता है, एक्वायर भी की जाती है, वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, बहुत सारे लोगों ने एक्वायर किया। अभी ये जो बात करें जो पाकिस्तान के अंदर जो यूके बेस्ड कंपनी है, इसका नाम हमारे पास है जी एमजी, यूके बेस्ड कंपनी है जिन्होंने एग्रीमेंट किया लोकल है। तो इस एमजी यूके बेस्ड कंपनी इसको एक्वायर किया चाइनीज़ कंपनी ने, और इसका नाम है साइक, SAIC, यूके बेस्ड कंपनी है, एमजी मोटर कंपनी है, और इसको एक्वायर किया चाइनीज़ कंपनी ने। तो बड़ा ये दुनिया में चलता रहता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्वायर कर लेते हैं, और तब भी एक्वायर होता है जब अगर आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, डिमांड आपकी कम हो रही है, तो आप कहते हैं बेहतर अंदाज है कि मैं ऐसे सेल कर दूँ, ये इसी तो लिखा है, ऐड करेंगे या सेल करेंगे फैसिलिटीज़ को।
तो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप लोकल के अंदर जो डिसअपियर हो रही हैं, आप देखते हैं 5 इयर्स बैक 10 इयर्स बैक वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी, आप लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो कोई रीज़न हो सकती। अभी राइट नो जी स्लाइड नंबर है जी 8। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए डिज़ाइन कैपेसिटी और अफेक्टिव कैपेसिटी को, ये जो दो टर्म्स हैं इसको देखते हैं, ये ज़रा रीड कर दे शाबाश, एनीवन में रीड। Design capacity is the maximum theoretical output of a system, normally expressed as a rate. Effective capacity is the capacity a firm expects to achieve given current operating constraints, often lower than design capacity. थैंक यू बड़ा जी, थैंक यू। सर हाँ जी बेटा जी। सर मैं क्लास में था, इस तरह हुआ कि मेरी ना कॉल ड्रॉप होगी, तो आप प्लीज़ मुझे प्रेजेंट कर देंगे। बिल्कुल शायद सुफियान, शायद मुझे, मैंने बेटा आपको मिस भी करता रहा, मैं क्या अटेंडेंस के वक्त सुफियान गायब हो गया, तो बेटा हम क्यों नहीं आपको करेंगे। सर मेरा कनेक्शन नहीं ठीक था, तो कॉल ड्रॉप हो गई थी। बेटा डन हो गया, मैंने आपकी बात एक्सेप्ट कर ली बेटा। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी बेटा कर देता हूँ आप। तो काइंडली हमाद अली को भी प्रेजेंट कर दें। ठीक है जी, हम आदली कर देते हैं, और बताएं। अली नुरैन ने भी ज्वाइन किया, आप अगर हम आदली को कहते हैं अली नुरैन को भी कर देते हैं। सर महक शबीर को भी अटेंड। ठीक है जी। तो बेटा बात ये है कि राइट टाइम पर ज्वाइन करें, ये वो बातें हैं जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करनी है, कैसी चीज़ नहीं है। डेली बेस पर जो अभी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, और ये ऐसी बातें हैं जो हम फ्रीक्वेंटली डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अभी फीमेल स्टूडेंट किसने अब अपना नाम बोला बेटा, मैं उसको ऐड कर रहे जा रहा हूँ, कौन था प्रेजेंट मार्क? हाँ जी, अभी किसने बोला था बेटा? सर महक शबीर। महक शबीर, लेकिन बेटा आपको तो पहले किया हुआ है महक, आपको चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा, रीचेक कर लेता हूँ। वैसे महक आपको जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है अभी यू आर प्रेजेंट। सर अली नुरैन को भी मार्क कर दीजिए काइंडली। अली नुरैन को भी कर दिया और हमाद अली को भी कर दी बेटा मैंने, यही क्योंकि जब हमाद को किया तो अली नुरैन को भी। मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा तो ऑलरेडी बेटा प्रेजेंट है, तो ये उन लोगों की बात हो रही जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको। अच्छा ये स्लाइड देखें, मैं अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उनको प्रेजेंट मार्क करने जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि किसने अभी ज्वाइन, 2 लोगों ने किया था। सुफियान शाहिद बेटा मैंने आपको प्रेजेंट मार्क कर दिया, सुफियान शाहिद, सुफियान शाहिद था। सुफियान शाहिद मैंने कर दिया। और महक बेटा ऑलरेडी आप प्रेजेंट हैं, ठीक है जी, आप एब्सेंट है ही नहीं, तो पहले भी आपको प्रेजेंट ही थी, मैंने दोबारा रीचेक कर लिया। अच्छा जी, अब हम ये बात प्रैक्टिकल करेंगे। एक होता है डिज़ाइन कैपेसिटी। सबसे पहले जो अभी स्लाइड नंबर 8 की बात जो डिज़ाइनर बनाता है, लेट्स से आप रूम की कैपेसिटी क्या लें भाई, ये हमारे पास रूम जो डिज़ाइन हुआ, अभी मैंने 48 की बताई कैपेसिटी, 96 की बताई, दैट इज़ नोन एज ए डिज़ाइन कैपेसिटी, इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल आउटपुट ऑफ एन सिस्टम, नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज अ रेट। ठीक है, जब आपने डिज़ाइन किया था, रूम डिज़ाइन किया आपने, मशीन डिज़ाइन किया आपने, बस डिज़ाइन किया आपने, गाड़ी डिज़ाइन की, तो ये आपकी डिज़ाइनिंग कैपेसिटी है किसी मशीन की। ये मशीन डिज़ाइन है, अगर आप एयरक्राफ्ट की बात करें, एरोप्लेन की बात करें, तो उसकी इट हैज़ अ मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी है, ठीक है जी, और फ्लाइंग कैपेसिटी है, और स्पीड कैपेसिटी है किसी चीज़ की। अगर ये डिफरेंट कैपेसिटी है, एरोप्लेन में उसकी सिटिंग कैपेसिटी भी है, उसकी फ्लाइंग कैपेसिटी है, उसकी स्पीड कैपेसिटी है, भी स्पीड से ज़्यादा नहीं चलता, ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ कैपेसिटी है, ये जिसने डिज़ाइन किया था, ये डिफरेंट सॉर्ट।
ये थ्योरेटिकल है। उसके बाद अफेक्टिव कैपेसिटी है, इज द कैपेसिटी अ फर्म एक्सपेक्ट टू अचीव गिवन करंट ऑपरेटिंग कांस्टेंट। सपोज मैं क्लासरूम की एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास डिज़ाइन कैपेसिटी थी 48 स्टूडेंट, तो अब हमारे पास जो एडमिशन हुआ ये 46 स्टूडेंट का है, तो हम रूम को जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अंडर कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं। डिज़ाइन क्या था, देयर शुड बी अ 48, अब एग्जैक्टली 48 स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, सो देयर मे बी अ प्लस माइनस। लेट से अगर आपकी क्लास है 45 स्टूडेंट्स है, तो ये आपके पास अफेक्टिव कैपेसिटी है। एग्जाम्पल है डिज़ाइन की कैपेसिटी, तो रूम किस लिए हमने डिज़ाइन किया था, रूम हमने डिज़ाइन किया था 48 स्टूडेंट के लिए, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ थी 45 है। इसी तरह बस को हमने डिज़ाइन किया था, एग्जाम्पल कोड कर रहा हूँ 50 सीट के, लेकिन हमारे पास राइट नो हमारे पास 40 हैं, ठीक है जी। डिज़ाइन कैपेसिटी 50 थी, राइट नो कितने आपके पास 40 हैं, ठीक है जी। इसी तरह मैंने आपको एरोप्लेन की बात की है, तो डिफरेंट कैपेसिटी है। तो अभी ये आपके पास अफेक्टिव कैपेसिटी राइट नो, तो हमारे पास है डिज़ाइन कैपेसिटी 48 में हम 45 यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ नोन एज ए अफेक्टिव कैपेसिटी केस में, कि आउट ऑफ 48 हम कितना यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल हम देंगे डिफरेंट रियल लाइफ से, एग्जांपल कोड की जा रही है। मतलब बच्चों स्लाइड नंबर आपके पास है जी 9। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन कैपेसिटी। अभी मैंने आपको रूम की एग्जांपल दी है और हमारे पास कैपेसिटी मेजरमेंट है। हमारे पास एक टेबल है जिसके पहला कॉलम है, उसका टाइटल मेयर लिखा है, डिज़ाइन कैपेसिटी। दूसरा डेफिनेशन है, आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट ड्यूरिंग द फर्म डेट द सिस्टम इज अवेलेबल। जो भी मैंने क्लासरूम इसमें ज़हन में रखना कि डिज़ाइन किया था 48 स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम्पल हमारे पास क्या, मशीन्स एट फ्रीटोले आर डिजाइन टू प्रोड्यूस 1000 बैग्स ऑफ चिप्स पर आवर। द प्लांट ऑपरेट्स 16 आवर्स पर डे। अब डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी है, 1000 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो 16,000 बैग्स पर डे। सो दिस इज नोन एज ए डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ आ फ्रीटोले चिप्स पर डे की है। ठीक है बच्चों, ये बात है क्लियर होगी। यहाँ कन्फ्यूजन है तो बोल रहे हैं। स्लाइड नंबर 9 बड़ी सिंपल सी मैंने की। जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट है, ऑब्जेक्ट है, तो हम साथ साथ उसकी कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। इट हैज़ अ दैट स्पेसिफिक कैपेसिटी। बस की बात करेंगे तो हम उसकी कैपेसिटी, उसकी स्पीड की कैपेसिटी बात करेंगे, उसकी लोड की है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उसकी लोड की कैपेसिटी है। बियॉन्ड लोड यूज़ करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस वो इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं रहेगी। यहाँ तक कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन है? अब हम डिज़ाइन कैपेसिटी से मूव करें अफेक्टिव कैपेसिटी। हमारे पास क्या, डिज़ाइन एंड अफेक्टिव। स्लाइड नंबर हूँ मैं यहाँ 10 पर। तो तमाम लोगों ने मुझे पहले ये बताना है कि आपको तमाम लोगों को स्लाइड नंबर 10 विजिबल है जी। स्लाइड नंबर 10, हाँ जी बच्चों जल्द। तो once again there is a table. It has 3 columns. The first title title of the first column is mayor. Once again definition, and third and the last one example है। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, जस्ट रीड कर दें इस स्लाइड नंबर 10 को, फिर एक्सप्लेन मैं करूँगा। शाबाश, एनीवन मे रीड। सर इसकी डेफिनेशन पहले तो मेयर्स हैं, उसमें लिखा हुआ है इफेक्टिव कैपेसिटी, और डेफिनेशन के बीच में है डिज़ाइन कैपेसिटी माइनस लॉस्ट आउटपुट बिकॉज ऑफ प्लान्ड रिसोर्सेज अनअवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मशीन सेटअप्स, चेंज ओवर्स, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, स्केड्यूल्ड ब्रेक्स। और एग्जांपल में सर अगर आप जूम कर दें क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है बेटा, मैं अभी जूम कर देता हूँ। हाँ जी, मैं एक मिनट कर, ये जी, हाँ जी क्लियर हुआ जी। यस सर ठीक है। फ्राइटोले losses 3 hours of output per day, 0.5 hours divided by day on preventive maintenance, 1 hour divided by day on employee breaks, and 1.5 hours
divided by day setting up machines or for different products. सर ये आगे कैलकुलेशन भी पढ़नी है? ठीक है, मैं आप बता, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। तो बच्चों वंस अगेन सबसे पहले उसने हम पहले डिज़ाइन कैपेसिटी थी जो डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, डिफाइन करता है। अब हम अफेक्टिव कैपेसिटी है, तो अफेक्टिव कैपेसिटी मेयर कैसे करेंगे, डेफिनेशन क्या, डिज़ाइन कैपेसिटी में से हम माइनस करेंगे। क्या चीज़ माइनस करने जा रहे हैं, ठीक है जी, जो लॉस्ट आउटपुट है बिकॉज ऑफ अ प्लान्ड रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी। तो क्या करते हैं बच्चों, हमने मेंटेनेंस भी तो करनी होती है ना, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, प्लान्ड ये एक्टिविटीज़ है, अनप्लान्ड नहीं है। सपोज हमने मशीन को शट डाउन किया, प्लान्ड एक्टिविटी है, वो डिफरेंट है। वो कैसे करें, मशीन सेटअप्स भी हो सकता है, चेंज ओवर्स भी हैं, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स है, स्केड्यूल ब्रेक्स आती है, उसमें लंच ब्रेक होती है, पाकिस्तान के अंदर हर डे प्रेयर ब्रेक है, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो प्लान्ड शट डाउन हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, फ्रीटोले की है, लूज 3 आवर्स ऑफ आउटपुट पर डे, और उसके आगे 3 आवर्स की एक्सप्लेनेशन है, हाफ आवर पर डे ऑन अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है जी, वो क्लीनिनेस भी हो सकता है, डेली बेस पर आपने मशीन को क्लीन करना है। लेट्स से हमारे पास डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, तो हम क्या करते हैं 15 मिनट्स कंज्यूम करते हैं टू क्लीन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ मशीन, क्लीनिनेस हम उसको कहते हैं। 1 आवर पर डे आपका एम्प्लॉय ब्रेक्स आ जाती है, उसकी लंच ब्रेक आ जाती है। 1.5 आवर्स पर डे वो सेटिंग अप अ मशीन फॉर अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं, अभी फ्रीटोले की एग्जांपल है, तो फ्रीटोले की डिफरेंट प्रोडक्ट है, वो उसकी चिप्स भी है, उसकी चीटोस भी है, उस पर उसके पास रफल्स भी है। ठीक है जी, ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ उसकी ऑफरिंग है फ्रीटोले की। तो हम मशीन को यूज़ करें फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब अफेक्टिव कैपेसिटी क्या है, पहले लिखा है 16,000 बैग्स पर डे, ये तो हमने पहले फाइंड कर चुके हैं। अब इस पे से माइनस करेंगे कि जो 3 आवर्स, तो वो तो माइनस करेंगे, वो लॉस हो रहे हैं। ये जो हम लूज करें 3 आवर पर डे, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है कि जो कैपेसिटी है 1000 बैग्स पर डे, तो मैंने 1000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 16,000 डिज़ाइन कैपेसिटी में से ये जो मैं प्लान्ड एक्टिविटी है इसको माइनस किया 3000, तो अब मेरे पास जो अफेक्टिव कैपेसिटी है वो 13,000 बैग्स पर डे। बच्चों वंस अगेन, तो आपने डिज़ाइन कैपेसिटी में से वो चीज़ माइनस करेंगे जो प्लान्ड रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी है, आउट ऑफ 16 3 आवर्स जो पर डे, ठीक है, वो हम लूज़ कर रहे हैं फ्रीटोले के केस में। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हाफ एन आवर हम एक्सप्लेन करें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मैंने आपको बताया। हाफ 1 आवर हम यूज़ करें, एम्प्लॉय की ब्रेक आती है, वो लंच ब्रेक हो सकती है, वो और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक हो सकती है। 1.5 जो आवर्स पर डे है वो सेटिंग अप टाइम है फॉर अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लेट से एक से आप जो गैप आता है, देखिए एक क्लास से दूसरी क्लास बच्चों, उसके दरमियान भी टाइम होता है ना। जब आप देखें एक क्लास आपकी एंड हुई, दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो बिटवीन एंड और स्टार्ट ये जो टाइम आपके पास है ये 10 मिनट्स हैं या 15 मिनट्स हैं, लेसन मोर। ठीक है जी, तो ये हम क्या करेंगे, इसको सो माइनस करेंगे, जो डिज़ाइन कैपेसिटी में से ये जो ब्रेक्स आ रही हैं इसको इधर से माइनस करेंगे। तो बच्चों ये बात क्लियर होगी कि डिज़ाइन कैपेसिटी आपके पास क्या है और आपके पास अफेक्टिव कैपेसिटी क्या है। एनी क्वेश्चन अप टू दिस भी आपके ज़हनों में अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, यू आर वेलकम। हाँ जी, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आज का लेक्चर एंड करने जा रहे हैं। ये एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है जी। तो वंस अगर मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जस्ट जल्दी से इसे रीड करे, मैं एक्सप्लेन करूँ, फिर आज का लेक्चर एंड है। स्लाइड नंबर 11 आपने रीड करनी है। वंस अगेन 3 कॉलम है, मेजर है, डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है। Measure actual output. Definition: effective capacity minus lost output during unplanned rescue, idleness, for example, absenteeism, machine breakdowns, unavailable parts, quality problems. For example, on average, machines at Frito-Lay are not running 1 hour per day due to the late parts and machine breakdowns. And these are the
actual outputs, जी 13,000 bags per day. थैंक यू जैन, यहाँ तक रहने दें। तो बच्चों वंस अगेन इसमें अब एक्चुअल आउट, सबसे पहले हमने डिज़ाइन पढ़ी, उसके बाद इफेक्टिव है, उसके बाद एक्चुअल आउटपुट क्या है। इफेक्टिव में था प्लान्ड, हमारे पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, ये अनप्लान्ड है। बहुत सारी चीज़ें हमारी अनप्लान्ड होती हैं, वो प्लान नहीं होती। फॉर एग्जांपल वो क्या चीज़ है, लोग एब्सेंटीज़म, लोग एब्सेंट हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ पार्ट्स है या क्वालिटी प्रॉब्लम्स है। हमने प्रोड्यूस किए हैं 10 यूनिट्स फॉर एग्जांपल, और उसमें 8 ओके हैं और 2 नॉट ओके। अब उसको हम फाइनल आउटपुट के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। एग्जांपल है कि ऑन एवरेज मशीन एट अ फ्रीटोले आर नॉट रनिंग 1 आवर पर डे ड्यू टू लेट पार्ट्स एंड मशीन ब्रेक डाउन है। एक्चुअल आउटपुट अभी हमने पीछे जो की है वो 13,000 बैग्स पर डे, अब माइनस करेंगे 1,000, तो हमारे पास एक्चुअल आउटपुट क्या आ रही है बच्चों, 16,000 बैग्स पर डे। डिज़ाइन ने क्या किया था, अगर आप देखें, डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था फ्रीटेलो मशीन को 16,000 बैग्स पर डे के लिए। आप देखिए यहाँ पर उस पर इफेक्टिव कितनी थी, 13,000, और एक्चुअल आउटपुट कितनी आ रही है हमारे पास, वो आ रही है हमारे पास 12,000 बैग्स पर डे। तो बच्चों यहाँ पर लेक्चर हम एंड कर रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू आर वेलकम। जल्दी से बेटा जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हमने फर्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ी है वो हमने पढ़ी है डिजाइन कैपेसिटी की। एक मशीन थी वो इतने पे डिजाइन की गई थी कि वो हाँ जी 16,000 बैग्स बना सकती थी। हाँ जी और हाँ उसके जी बाद सेकंड में पढ़ी है इफेक्टिव। ये हाँ मतलब जी उसमें जो लंच ब्रेक वगैरह आ गए थे और ये जो चीजें आ गई थी, शिफ्ट चेंज वगैरह, तो हम 13,000 पे आ गए, वो हमारी हाँ जी इफेक्टिवनेस आ गई। हाँ तो जी सर हाँ ये जी। जो थर्ड है ये हम किसमें फॉल करेंगे, ये भी इफेक्टिव में जाएगी? नहीं नहीं, ये एक्चुअल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी आपकी क्लासरूम। लो बच्चों, इस एग्जांपल को जल्दी से ध्यान से आपने सुनना। फॉर एग्जांपल हमने आपका रूम डिज़ाइन किया था 48 स्टूडेंट के लिए, जो अभी मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बात की 48 के लिए, लेकिन हमारे क्लास के स्टूडेंट है 45। तो 48 आपकी डिज़ाइन कैपेसिटी है, आपकी जो इफेक्टिव कैपेसिटी यहाँ पर एग्जांपल है वो 45 है, लेकिन 7 दिन तो 45 प्रेजेंट नहीं होते ना। लेट्स से मैं कहता 40% है, वो आपकी एक्चुअल आउटपुट आ गई। तो 3 आपके पास है, एक्चुअल है, इफेक्टिव है, डिज़ाइन है। हमने डिज़ाइन ये रूम किया था 48 के लिए, लेकिन हम जो एडमिशन हुआ क्लास का 45 स्टूडेंट थे, ये इफेक्टिव आ गई। लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या आती है हर रोज़ 48। तो कभी आपने रेयर एग्जांपल है, जब टर्म एग्जाम होंगे ना बेटा, मिड टर्म, उस दिन 45% होंगे, या फाइनल टर्म वाले दिन 45। अदरवाइज तो लोग एबसेंट होते हैं कि नहीं। 100% अटेंडेंस तो कभी भी नहीं होती, वेरी 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 रेयर, अदर देन द फाइनल एग्जाम और द मिड टर्म एग्जाम। ऐसे ही ना बच्चों। इसी तरह एक हमारे पास उस मशीन की है, उन्होंने डिज़ाइन कैपेसिटी थी वो 16,000 थी, और इफेक्टिव एक है जो प्लान्ड अनअवेलेबिलिटी, प्लान्ड चीज़ें हैं वो माइनस की। उसके बाद हमारे पास वो है जो अनप्लान्ड है, अनप्लान्ड एक्टिविटी किया है, लोग एब्सेंट होते हैं, हमारे पास डिले है, वो पार्ट्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है जी, ब्रेक डाउन की वजह से भी हो सकता है, क्वालिटी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि आपने प्रोड्यूस तो किए हैं, आउटपुट आपकी 10 आ गई, 10 में से 8 ओके या 2 नॉट ओके, तो उसी आउटपुट के अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर है। और वंस अगेन बच्चों, डियर स्टूडेंट, मैं अगेन हर लेक्चर में कहता हूँ, यू शुड कीप इन माइंड द लास्ट डेट ऑफ आवर प्रोजेक्ट